नमस्कार। मैं हिमानी उपाध्याय। आपका स्वागत है इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें कि हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सैम्पलिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग एरर के बारे में। प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका क्या, कैसे हम समझेंगे क्या त्रुटि होती है, किन कारणों से ये त्रुटियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, और कौन कौन सी सावधानियां हमको प्रतिचयन करते समय लेना चाहिए। अगर आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होती है। सैम्पलिंग एरर, प्रतिचयन त्रुटि होती क्या है वास्तव में। सबसे पहले बात करेंगे कि सैंपलिंग एरर होती क्या है। सैंपल लेते समय जब आप जनसंख्या का ढांचा तैयार करते हैं, पॉपुलेशन फ्रेम तैयार करते हैं, और पॉपुलेशन फ्रेम से फिर सैंपल को उठाते हैं, है ना। तो सैंपल को उठाते समय जो कुछ भी गलतियां हम करते हैं, जिनके कारण से जो त्रुटियां होती हैं, वो क्या कहलाती है, सैंपलिंग एरर के अंतर्गत आती है। तो सैम्पलिंग एरर क्या होती है? एक्चुअली सैम्पलिंग एरर इज कॉज्ड बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ सैंपल इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन। जब आप क्या कर रहे हैं, जहां पर कि हमको पूरी जनसंख्या में से सैंपल को सिलेक्ट करना चाहिए था, परंतु अपनी व्यस्तता के कारण, कुछ परेशानियों के चलते, या आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर, बायस होकर, आप सैंपल में से ही डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, है ना। इस चीज को हम और भी कह सकते हैं कि जब सैम्पलिंग एरर क्या होती है, सैम्पलिंग एरर एक्चुअली नेचुरल डिफरेंस है बिटवीन अ सैंपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, न्यायादर्श की जो, या प्रतिचरण की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि आप एवरेज ले रहे हैं, आपने अगर एकेडमिक अचीवमेंट लिया है, अकादमिक उपलब्धि लिया है, तो उसमें औसत बच्चों को आप ले रहे हैं, है ना। या आप औसत हाइट को ले रहे हैं, या औसत बुद्धि को आप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सैंपल की, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसकी अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस होता है सैंपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जो पूर्ण संपूर्ण जनसंख्या है, उसकी विशेषताएं, उसकी विशेषताओं में, और सैंपल के जो आपने चुना है उसकी विशेषताओं में जब डिफरेंस आता है, वो सैंपल एरर कहलाता है। इसको और समझने के लिए हम बोल सकते हैं, इट्स द गैप बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है ना। जब आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर नोन ही नहीं है, परंतु उसका जो सांख्यिकी आ रही है, और जो आपने जो सैंपल लिया उसकी जो सांख्यिकी मीन आ रही है, उसमें जब डिफरेंस होता है, उसको हम सैंपल एरर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। सैंपल एरर क्या होती है, जब हम पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें जो गलतियां करते हैं, है ना। तो इसको इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है आपका पूरा, ठीक है, जनसंख्या है पूरी। उस जनसंख्या में से आपने इस सैंपल को ड्रॉ किया, ठीक है। फिर पॉपुलेशन का आपने मीन निकाला, जिसको आप म्यू बोलते हैं, ठीक है। जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया, उस सैंपल का जो आप मीन निकालते हो, क्या कहलाएगा आपको, एक्स अंडर स्कोर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों बराबर एक जैसे नहीं आ रहे, इनमें डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो सैंपलिंग एरर कहलाती है। द सैंपलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। क्यों होता है ये अंतर, क्यों आ जाता है? ड्यू टू द चांस सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जो भी आप इस पॉपुलेशन में से, जनसंख्या में से जो सैंपल ले रहे हैं, उनको चुनते समय जो भी हमसे गलतियां हो रही है, ठीक है ना, उसके कारण जो डिफरेंस आ रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका सैंपलिंग एरर कहलाता है, प्रतिचयन त्रुटि कहलाती है, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप देखिए, ऐसे डायग्राम से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, ये पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। अब उस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल ड्रॉ करना है। सैंपल ड्रॉ करने के लिए आपने जो भी ड्रॉ किया, अब आप देखिए ये वाली सेकंड लाइन जो है वो क्या है आपकी, सैंपलिंग फ्रेम।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा, फ्रेम एरर, ये क्या हो रहा है बीच में? आपने जो सैम्पलिंग फ्रेम बनाया पॉपुलेशन फ्रेम में से, उसमें जो त्रुटि हुई वो क्या कहला रही है? यहाँ पे फ्रेम एरर में आ गई। फिर इसके बाद आपने जो सैंपल फ्रेम लिया, उस सैंपल फ्रेम में से जब आपने सैंपल को उठाया, ठीक है, ये वाला जो सर्कल है, थर्ड वाला सर्कल है, क्या है आपका? ये पूरा सैंपल आपका जो न्यायदर्श था वो पूरा ये है। ठीक है। तो इसके बीच में जो आप देख रहे हैं डिफरेंस, ये होता है चांस एरर। क्योंकि हमने मान लीजिए आप यादृच्छिक विधि से, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से ही आप अपने सैंपल को चुन रहे हैं, ठीक है ना। परंतु हो सकता है कि करीब करीब एक ही जगह से आपने सैंपल उठ जा रहा हो, एक ही तरह के विशेषता वाले आपके ज्यादा इकट्ठे हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सैंपल। और उसके बाद आपने उनसे क्वेश्चनायर भरवाया, सर्वे कर रहे हैं, आपने क्वेश्चनायर भरवाया, तो उनसे रिस्पॉन्स जो था, आप देखिए, हमको इन सभी का रिस्पॉन्स नहीं मिला। जितना भी न्यायाधीश हमने तय किया था, उस तय न्यायाधीश से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, अलग अलग कारणों के कारण। तो ये बीच में जो अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है? ये रिस्पॉन्स एरर। तो इतनी सारी चीजें आ जा रही, फ्रेम एरर हो रहा है, चांस एरर हो रहा है, रिस्पॉन्स एरर आ रहा है, कि सभी का हमको जवाब नहीं मिल रहा है। फ्रेम एरर मतलब क्या हो गया? कि जो सैंपल है वो पूरे पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आपने सैंपल भी चुना है, उसमें भी क्या हुआ? जो बाई चांस आपको सैंपल उठाना था, तो बाई चांस, है ना, नेचुरली हो रहा है, परंतु वो एक ही जगह से एक ही विशेषता वाले ज्यादा इंडिविजुअल्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो चांस एरर हो जाता है। परंतु जिनको हमने सिलेक्ट किया था, उसमें से भी उन हमारे पास रिस्पॉन्स, जब आप डेटा कलेक्शन करने के लिए गए, तो उसमें से कुछ एब्सेंट थे, कुछ आए ही नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में रिस्पॉन्स इतना कम हो गया। तो ये एरर होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि जो प्रतिचयन त्रुटि होती है वो किन कारणों से होती है? जब हमने जो भी डाटा लिया हुआ है, पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का सही सही प्रतिनिधित्व वो नहीं कर रहा है, तो हमारे परिणामों में क्या आती है? विचलन आना, स्क्विडनेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और आप चुन भी रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से भी कर रहे हैं, तो बाई चांस नेचुरली वो चीजें एक ही जगह से आपके पास कलेक्ट हो जा रही है, ठीक है ना। और हमने चुन भी लिया, तो हमारे पास रिस्पॉन्स है, सभी का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दूसरी बात। अभी हमने बात की कि सैंपलिंग एरर होती क्या है। अब किन किन कारणों से सैंपलिंग एरर होती है? सबसे पहली बात यहाँ पर, जब हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, बाइस्ड सैंपलिंग प्रोसीजर जब होती है, उसके कारण आपका सैंपल एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेंगे, उतना ही आपकी सैंपलिंग एरर, प्रतिचयन त्रुटि, उतनी ही बढ़ जाती है। क्योंकि जो भी हमारे पास सैंपल आया है, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जबकि जो भी हम सैंपल लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, है ना। और जिससे क्या होगा? अगर वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिसर्चर है वो आसानी से अपनी सैंपलिंग एरर को कम कर सकता है। इट हेल्प्स रिसर्चर इन मिनिमाइजिंग सैंपलिंग एरर, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम बायस्ड सैंपलिंग करते हैं, तो पहली चीज आ गई, आपने फर्स्ट बात हमने देखी कि बायस्ड सैंपलिंग प्रोसीजर के कारण हमारे पास सैंपलिंग एरर होती है। सेकेंड कारण होता है सैंपलिंग एरर इज चांस। जब आप त्रुटि कैसे हो रही है? बाई चांस हो रही है, जबकि आप प्रतिचयन का चयन कैसे कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का उपयोग हम करते ही इसलिए है कि हम सैंपलिंग एरर को कम से कम कर सकें। परंतु कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है कि द सैंपल में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। जो संपूर्ण जनसंख्या है उसको वो प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं करता, ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब बाई चांस गलतियां होती है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए देखते हैं, तीसरी बात, सैम्पलिंग एरर होती है सिस्टमैटिक एरर। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं, परंतु उसमें भी एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। पहला हो सकता है कि जो एरर आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, एरर इन डाटा कलेक्शन, ना, जब आप अपने प्रदत्तों का चयन करते समय आपके से त्रुटियां हो रही हैं। दूसरी बात, आपने ये यूनिट बनाई थी सैंपल में, वो करेक्टली सिलेक्टेड ना, है ना, यूनिट्स आर नॉट करेक्टली सिलेक्टेड। ऐसी स्थिति में गलतियां होने की संभावना, त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको इस उदाहरण से समझेंगे तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज
है ना। एक रिसर्चर है, वांट्स टू स्टडी ऑफ कंपेयरिंग बिहेवियर हैबिट्स ऑफ टू मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे उसने दो स्कूल लिए, स्कूल ए और स्कूल बी। ठीक है, दोनों स्कूलों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे मिडिल स्कूल के कितने थे, 1000, 1000 स्कूल ए में भी, 1000 स्कूल बी में भी। परंतु स्कूल ए में जो स्टूडेंट्स थे उसमें से 975, 975 आर गुड हैबिट्स, है ना। 975 स्टूडेंट्स कैसे थे, आर गुड हैबिट्स, और 25 आर बैड हैबिट्स। मतलब 25 ऐसे थे जिन जो कि अच्छे व्यवहार वाले नहीं थे। जबकि स्कूल बी में 1000 जो बच्चे थे, 1000 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 975 आर बैड हैबिट थे उनकी, और 25 आर गुड हैबिट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। स्कूल ए और बी उसने सेलेक्ट किया, और उनमें जो 1000 स्टूडेंट्स थे दोनों में, एक एक हजार, उनमें से 975 ए में गुड थे और 25 थे बैड। परंतु बी स्कूल में से 1000 में से 975 बैड हैबिट वाले थे और 25 गुड हैबिट वाले थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें अब ये देखें, इसमें पहली बात कि जो स्टूडेंट्स उसने लिए स्कूल ए में, कंडीशन जो हो सकती है, स्कूल ए में कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि हम यहाँ पर 25 का सैंपल लेंगे। ठीक है ना, दोनों स्कूल ए में भी और स्कूल बी में से 25 25 बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, मिडिल स्कूल के बच्चों को। ठीक है ना। अब उसने स्कूल ए में से आउट ऑफ 25 में से 5 गुड हैबिट स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और 20 बैड हैबिट। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज कर रहा था रिसर्चर, परंतु फिर भी उसमें उससे कितने सिलेक्ट हुए बाई चांस, सिस्टमेटिकली उसने प्रॉपर नहीं लिया, तो 5 गुड और 20 बैड हैबिट वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। इसी तरह से उसने स्कूल बी में से जब सिलेक्ट किया, तो आउट ऑफ 25, 25 का सैंपल उसको वहां भी लेना है, तो वहां पे 20 उसके गुड हैबिट्स वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और 5 बैड, है ना। तो वो समझ में आ रही है यहाँ ए में क्या था। अगर इसी चीज को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, दोनों स्कूल में 1000 बच्चे थे, 975 क्या थे स्कूल में गुड हैबिट के थे और 25 बैड। तो यहाँ पे 25 में से उसने 5 गुड वाले लिए ए में से और 20 बैड। बी स्कूल में से 1000 में से 975 क्या थे बैड और 25 गुड। अब बी स्कूल में से कितने सिलेक्ट हुए, 20 गुड और 5 बैड, है ना। हैबिट के स्टूडेंट्स उसने सिलेक्ट किए, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंडमली। अगर कंक्लूजन आप देखिए इसमें से, जब कंक्लूजन ड्रॉ किया तो कंक्लूजन क्या है उसके पास, कि स्कूल बी स्टूडेंट इज फाउंड गुड इन बिहेवियर इन कंपैरिजन टू स्कूल ए स्टूडेंट्स बिहेवियर, है ना। क्योंकि यहाँ पर कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, 5 गुड और 20 बैड वाले, जबकि बी में 20 गुड और 5 बैड। तो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि यहाँ पर बी स्कूल में ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। परंतु यहाँ पर अगर स्कूल में के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 975 बैड है और 25 गुड है, परंतु रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आ रहा था। ठीक है ना। देखिए दूसरी कंडीशन क्या हुई, अगर मान लीजिए वहीं पे रिसर्चर, है ना, ये डिसाइड करता है कि मुझे सैंपल साइज क्या करना है, 250 लेना है, 250 का सैंपल लेना है, 25 का नहीं, कितना लेना है मुझे, 250 का सैंपल लेना है इन बोथ स्कूल, दोनों स्कूलों में से। ठीक है, जब सैंपल साइज जब उसने 250 लिया, तो 250 में से जब उसने स्कूल ए में से सिलेक्ट किया, तो मान लीजिए सपोज 200 गुड हैबिट वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और 25 बैड। ठीक है, इसमें से ए में से कितने हुए यहाँ पर, 200 आपके गुड वाले सिलेक्ट हुए और 25 पूरे बैड, बैड वाले मान लीजिए पूरे सिलेक्ट कर लिए। इन बी स्कूल आउट ऑफ 25 में से कितना हुआ, 250 में से, 250 में से फिर यहाँ पर उसने 25 गुड हैबिट के और 200 बैड हैबिट के सिलेक्ट हुए। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सैंपल साइज उसने बढ़ा दिया था, सिलेक्शन उस तरीके का हुआ, है ना, पूरे पूरे गुड और बैड जो थे मिनिमम पूरे सेलेक्ट हो गए। इसके बाद अगर इसमें कंक्लूजन देखें तो अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 200 गुड थे, 25 बैड होने के बावजूद भी कितने थे गुड बिहेवियर वाले, 200 थे। तो स्टूडेंट ए, स्कूल ए के जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हुआ, उनका बिहेवियर बी के स्कूल के कंपैरिजन में बेटर आया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पर देखिए जो पहली कंडीशन थी उस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पर सैंपल साइज कैसा था, सैंपल साइज छोटा था। सैंपल साइज छोटा था तो सैंपल एरर क्या हो गई, बहुत हाई हो गई, है ना। व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल देन सैंपल एरर इज हाई। परंतु सेकंड कंडीशन में जहां पर सैंपल साइज आपका कितना हो गया, 250 सैंपल साइज दिया था, ठीक है ना, तो वहां पे बिल्कुल जस्ट अपोजिट आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज
देन सैंपल एरर इज लो। देखिए यहाँ पर लिखा है जब सैंपल साइज छोटा है तो सैंपल एरर हाई है, सैंपल साइज आपने लार्ज दिया है तो थोड़ी लो ही। तो बिल्कुल कम कब होगी, जब आप पूरा का पूरा सैंपल को ले लेंगे, एंटायर पॉपुलेशन को अगर हम ले में काम करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सैंपल एरर बहुत ही कम हो जाएगी। तो सैंपल एरर कभी भी कम नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। सैंपल एरर 100% अपन बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते, हाँ मिनिमाइज जरूर की जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब तीसरी बात यहाँ पर, अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एरर इज चांस। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप कर रहे हैं, है ना, probability sampling is done to minimize sampling error, but it is possible that sample may not be representative of the population। ठीक है ना, ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि जो भी हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, हो सकता है कि जनसंख्या जो हमने चुनी है, जनसंख्या में से जो न्यायाधीश चुना है, वो पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं कर रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप सर्वे करना चाह रहे हैं, और सर्वे कितने बच्चों पे कर रहे हैं आप, 100 पीपल आपने लिए एक सिटी पे। ठीक है, ओपिनियन पोल आप कर रहे हैं, है ना, और एंड बाय प्योर लक, चांस, है ना, हमने पूरे पॉपुलेशन में से पिक कर रहे हैं 100 पीपल्स को, और मान लीजिए यहाँ पे बाय चांस बाय लक आपने जो पिक किया, मोर पीपल फ्रॉम वन नेबर, एक ही जगह से, एक ही आसपास की जगहों से आपने कलेक्ट किया, देन इट्स एक्चुअल प्रोपोर्शन इन द सिटी। मतलब सिटी में पूरा बिखरा हुआ नहीं है आपका, आपने उठाया, है ना, या आच्छादित विधि से चयन किया, परंतु वो एक ही जगह से पूरा चीजें आ जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा यहाँ पर, इस चीज को, जो आपके रिजल्ट है वो कैसे हो जाएंगे, वो स्क्विट होना शुरू हो जाते हैं, विकृति आनी शुरू हो जाती है, लीडिंग टू स्लाइटली स्क्विट रिजल्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर बाई चांस वो प्योरली लक, चांस लक के थ्रू एक ही जगह से कलेक्ट हो गए, पर इट्स जस्ट नेचुरल वेरिएशन बाय चांस। ये वेरिएशन कैसा है यहाँ पर, बिल्कुल बाई चांस हो रहा है, जानबूझ के नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरह में क्या होता है, आप जब बाई चांस सैम्पलिंग एरर होती है उस समय। अब इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग एरर इज सिस्टमेटिक एरर। अगर अपन देखें सबसे ज्यादा कॉमन एरर होती है वो किस कारण होती है, जो कि सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। द रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। पूरी जनसंख्या के रिजल्ट से थोड़ा सा डिफर कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर होना होना की संभावना बढ़ जाती है ना। ये क्यों होता है ऐसा, इट मे बिकॉज द सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि कारण वही है कि पूरे पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वो नहीं कर रहा है। इट इज ऑफन सिलेक्शन बायस, है ना, सिलेक्शन करते समय हम कई बार पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, और नॉन रिस्पॉन्स बायस होते हैं ना, कई बार ना वहां पे आपको जवाब ही नहीं मिल रहा है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर तो जवाब वहां से नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए आप इस चीज को देखें, तो ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए आप स्टडी करना चाह रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन यूजिंग ईमेल, है ना, तो आप ना जो जॉब में है ना, किसी भी जॉब में हो सकता है, टीचिंग जॉब में हो सकता है, या आपके कंप्यूटर के जॉब में, सॉफ्टवेयर के जॉब में हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करने, तो जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की, वो क्या है, ईमेल, है ना, तो यूजिंग ओनली ईमेल्स विल मिस नॉन ईमेल यूजर। आपने कहा, आपने ईमेल से उनको क्वेश्चनर भेजा, ईमेल्स भर के जिनके पास से आपके पास आ रहे हैं उनका आपके पास जवाब था, ठीक है ना, परंतु आप देखिए जिनके पास ईमेल नहीं था, जो ईमेल यूजर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट आ कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली स्क्विट, विकृति आना यहाँ पर शुरू हो जाती है। आपको ऐसे जॉब करने वाले लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता जिनके पास ईमेल नहीं है, वो ईमेल यूजर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, और ये संभावना क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। ठीक है ना, अब बात आती है कि आप किस तरीके से सैम्पलिंग एरर को कम कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि जो भी हम सैम्पलिंग एरर को कम करना चाहते हैं, इसके मोटे मोटे तौर पे दो विधि जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज सैंपल साइज। हमारे पास सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा, लार्ज सैंपल साइज होगा, उतनी ही आपकी त्रुटि होने की संभावना, न्यायाधीश प्रतिचयन त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। लार्जर सैंपल साइज ब्रिंग यू
क्लोजर टू द ट्रू पॉपुलेशन, है ना, जब वो प्रतिनिधित्व करता है पूरी संपूर्ण जनसंख्या का। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सैंपल शुड रिप्रेजेंट ऑल ग्रुप्स, है ना, डेमोग्राफिकली, है ना। फिर सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाती है ऐसी स्थिति में, जब सैंपल साइज आपका बड़ा होता है। सैंपल साइज छोटा होगा तो आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ जाएगी। तो ये जो रिलेशन है कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली रिलेटेड है। एक चीज बढ़ रही है, अगर आपने सैंपल साइज को बढ़ा दिया तो आपकी जो एरर है, सैम्पलिंग एरर, वो डिक्रीज हो जाएगी। आपने सैंपल साइज को छोटा कर दिया तो आपकी यहाँ पर सैम्पलिंग एरर है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इन्वर्सली है। दूसरी बात जो है, स्ट्रेटिफिकेशन को अगर आप यूज करते हैं तो ना, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इफ द पॉपुलेशन इज सिमिलर ना, दो कंडीशन होती है, एक तो होमोजेनियस हो सकता है या हेट्रोजेनस है। होमोजेनियस है तो सैम्पलिंग इज इजी, है ना, आप आसानी से कर पा रहे हैं, जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस किया था। होमोजेनिटी है तो आप आसानी से सैम्पलिंग कर सकते हैं, और संभावना होती है कि जो भी आप सैंपल ले रहे हैं वो पूरे पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। परंतु जब आपका पास पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन हेट्रोजेनस है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है ना, तो ऐसी स्थिति में सैंपलिंग कैसी हो गई आपकी, कठिन हो जाती है, इट्स हार्डर। सो वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू, तो ये मेथड भी अपन ने पढ़ा था स्ट्रेटिफिकेशन में, तो स्ट्रेटा बनाए थे, ठीक है ना, ग्रुप विद सिमिलर ट्रेड्स, है, सिमिलर एक से विशेषता वाले का आपने अलग अलग समूह बनाया, और उन समूह से फिर अपन सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो एंड टेक सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, है ना। तो और इस किस बात का ध्यान रखा था, आपको याद होगा, पूर्व में हम अपन ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जितना परसेंटेज जो स्टेटा में था, उसी परसेंटेज में हमने हमने यहाँ पर उसमें से मेंबर को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, किसी स्कूल में मेल और फीमेल अपन देख रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो मेल का परसेंटेज इतना है, फीमेल का परसेंटेज इतना है, तो जब आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी परसेंटेज में आपके पास सैंपल भी होना चाहिए, उसी रेशो में, जिस रेशो में एक्चुअल स्कूल में मेल फीमेल है। ठीक, समझ में आ रही बात। तो दिस हेल्प मेक द सैंपल मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका सैंपल कैसा हो गया, मोर एक्यूरेट हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वहां पर आपकी सैंपलिंग एरर बढ़ जाती है। तो दूसरी मेथड होगी आपकी स्ट्रेटिफिकेशन के थ्रू, और सैंपल साइज को अपन बढ़ा दिए मेथड। ठीक है ना। अब बात आती है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस को आप ध्यान रखेंगे कि ताकि आपके अंदर सैंपलिंग एरर ना हो। सबसे पहली बात, सैंपल साइज टू स्मॉल, ध्यान रखिए कभी भी छोटा सैंपल साइज नहीं लेना, जब सैंपल साइज छोटा होगा सैंपलिंग एरर बढ़ जाएगी। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे सैंपल लेते समय कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो सैंपल कलेक्ट करते समय, ठीक है ना। जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होंगे तो कभी भी वो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तीसरी बात, सैंपल कवरेज एरर होती है। आप जब सैंपल चूज कर रहे हैं तो सैंपल ना तो बहुत छोटा हो, है ना, तो क्योंकि ना पूरा पूरे पूरे पॉपुलेशन में उसका कवरेज होना चाहिए, हर जगह हर कोने से, है ना, बीच में से भी हो, कोनों से, हर जगह। तो इससे क्या होगा कि आपकी एरर कम होने की चांसेस हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में रिप्रेजेंट करेगा। परंतु अगर कवरेज एरर आ रही है तो वहां पे वो रिप्रेजेंट नहीं करता पॉपुलेशन को। चौथी बात, सैंपल अनरिप्रेजेंटेटिवनेस का ध्यान रखेंगे। दिस कुड हैपन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, है ना, बहुत सारे कारणों से होती है ये अनरिप्रेजेंटेटिवनेस। क्यों होती है कि पूरे संपूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन बीइंग टू बिजी है, जो रिसर्चर है बहुत बिजी है, या आपने जिसके ऊपर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं आपने उसको चुन तो लिया, परंतु वो इतना बिजी है ना, आपने उसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तो आपका वो जवाब अपने मन से फटफट फटफट बिना सोचे समझे आप टिक लगा के दे रहा है ना, या फिर आपने आपके सर्वे का जवाब वो पूरा सही दे नहीं रहा है ना, या उसने आधा भरा आपको भर के दे दिया, है ना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो सैंपल था एक्चुअली कुछ और था, आपको रिस्पॉन्स किस कुछ और मिला, तो ये अनरिप्रेजेंटेटिवनेस डेवलप हो जाती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे सैंपल का कलेक्ट करते समय कि मिसमैच ना, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि जब जो अभी तक हमने बात की सैंपलिंग एरर के बारे में, बहुत विस्तार से बात की, सैंपल एरर होती क्या है, कि क्या कारण से होती है, कितने प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम सैंपल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। व्याख्यान देखने के बाद, लेक्चर पूरा वॉच करने के बाद प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स लिखिएगा, कोई भी सवाल मन में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you.